हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वारूम क्लासेस। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। क्लास 10th की ज्योग्राफी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि जो हम बात करते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिए, या फिर इसका जैसे कई बार क्या होती है कि जो चैप्टर से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं बताई जा रही तो आप क्या कर सकते हो। वार रूम क्लासेस का इंस्टाग्राम चैनल भी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप वार रूम क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको पब्लिकली अगर आपको अपनी जो प्रॉब्लम है पब्लिकली नहीं बता सकते या फिर पब्लिक नहीं कर सकते तो आप वारूम क्लासेस इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होगी तो हम वहाँ पर सोल्व कर देंगे। तो दोस्तों, क्लास 10th के स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 1 करेंगे ज्योग्राफी का, ठीक है, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। कमेंट सेक्शन में टॉपिक से रिलेटेड लास्ट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट क्वेश्चन है तो आप आर्म क्लासेस मैसेज पर पूछ सकते हो। हम आपकी जो जो है प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। अगर जेन्युइन क्वेश्चन हुआ तो हम वहाँ पर आपको रिप्लाई भी देंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है तो रिसोर्स समझना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रिसोर्स क्या होता है सबसे पहले ये बात डिस्कस कर लेते हैं हम। तो डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है, ठीक है। ये चैप्टर क्या है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब इतने इसमें 23-24 स्लाइड्स हैं तो क्या है, चैप्टर लंबा हो सकता है। तो आप 2x पे देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा अगर 2x पे नहीं देखा जा सकता तो 1.5x पे देख सकते हो, ठीक है। तो रिसोर्स क्या होता है, और आपको दूसरा काम क्या करना है एक और मैं बता देता हूँ। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को पॉज करते रहिए। आपके सामने जो कंटेंट दे रखा है ना उसको नोट डाउन कर सकते हो आप। अब मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो जो है और लंबी हो जाएगी। तो रिसोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इन इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है, जो भी चीज आपके यूज के लिए आए और आपकी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई आपको सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे उसे रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये पेन है, ठीक है। ये पेन क्या कर रहा है, मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इससे मैं लिख रहा हूँ, देखो आपके सामने ये जो हम मैं लिख रहा हूँ, इससे ये मेरे को यूज आ रहा है, ठीक है। कोई भी चीज जो आपको यूज आए, ठीक है, आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, वो रिसोर्स है। ये ह्यूमन भी हो सकते हैं, ह्यूमन एज रिसोर्स भी है, ठीक है। ह्यूमन एज रिसोर्स का चैप्टर पढ़ा होगा आपने। ह्यूमन एज रिसोर्स में क्या होता है, जो ह्यूमन है वो एक रिसोर्स है। कैसे है बताओ। आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपकी नीड है, क्या नीड है, एजुकेशन लेने की नीड है, उस वो सेटिस्फाई हो रही है तो टीचर जो है वो एक रिसोर्स है, ठीक है। कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बैंक में जा रहे हो, बैंक मैनेजर है, ठीक है। कहीं पर भी जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर जो है वो आपको खाना सर्व कर रहा है, ठीक है। तो हर एक ह्यूमन जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है वो भी रिसोर्स है, तो ह्यूमन एज रिसोर्स भी है, ठीक। तो ये था रिसोर्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स समझ लिया कि रिसोर्स होता है क्या है। अब इसकी क्लासिफिकेशंस करते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लेगा। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ठीक है। कोई भी एक क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, रिन्यूएबल पूछ ली, इंडिविजुअल पूछ ली, पोटेंशियल पूछ लिया, स्टोव पूछ लिया, बायोटिक पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन सी क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के बेसिस पे पूछ लेगा, वन वर्ड में पूछ लेगा आपसे कि डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो 1 मार्क्स में आपको क्या बताना, बायोटिक एंड अबायोटिक आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब खत्म होने वाली या फिर ना होने वाली में क्या होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे क्या होती है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इनको हम वन वन बाय वन आगे समझेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिसोर्सेज।
तो आपके क्या है, आप ये यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हो, जैसा कि हम ये डायग्राम नहीं बनाते ऐसे, इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, इसका ये सब पार्ट, इसका ये सब पार्ट है। आप अपने नोट्स में ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, इससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अट्रैक्टिव लगेगा तो क्या होगा, आपको लर्न इजी होगा, ठीक है। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर बायोटिक एंड अबायोटिक हमने अभी पढ़े थे। तो बायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। अब जैसे जो भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लाइफ है, या फिर जो भी थिंग जिसके अंदर लाइफ है, वो रिसोर्स बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फोना, फिशेस, ठीक है। तो अब जैसे ह्यूमन एज रिसोर्स पढ़ा था, तो किस में आएगा वो बायोटिक रिसोर्स में आएगा, क्योंकि उसके अंदर लाइफ है, ठीक है। अब पेड़ हैं, प्लांट्स हैं हमें, ठीक है, वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। तो क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर फ्लोरा फोना आ गया, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स आ गए, जैसे कि आपको इसमें एनिमेशन में दिख रहा होगा, फिशेस जो है ये हैं, क्योंकि ये लिविंग बीइंग है, इनसे हम तेल लेते हैं, ठीक है, कई लोग इनको खाते हैं। अबायोटिक रिसोर्स, अब अबायोटिक रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं, जिसके अंदर लाइफ ना हो, ठीक है, लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो ऑल दोज थिंग्स, जितनी भी चीजें रह गई जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, उन सभी को हम अबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स, ठीक है। आपको एग्जाम में ये लाइन लिखनी है। एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, रॉक्स एंड मेटल्स क्या हो गई, आयरन और निकालते हैं हम रॉक से, ठीक है, मिनरल्स हम निकालते हैं, तो जैसे कि स्टील बनाते हैं, आयरन बनाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लिविंग थोड़ी है, लिविंग नहीं है, लेकिन हम इनको यूज़ कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम बोल देंगे अबायोटिक रिसोर्सेज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आपको वही है, मैं पीछे पहले बता दिया, रिपीट बार बार में रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अभी एक बार बोल देता हूँ कि भाई नोट्स बनाने हैं तो वीडियो पॉज करो, सारा लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है, समझते जाओ साथ के साथ। पहले इस टॉपिक को समझ लो, फिर वीडियो को पॉज कर लो। जैसे अभी ये टॉपिक समझाऊंगा, ये टॉपिक पूरा समझा के वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से अपने शॉर्ट एंड नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो रिन्यू हो जाए कुछ टाइम बाद, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कुछ टाइम बाद रिन्यू ना हो, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। अब क्या है, आपने देखा होगा सोलर एनर्जी क्या होती है, आज यूज करी फिर कल दोबारा आ जाएगी, ठीक है, फिर अगले दिन फिर आ जाएगी। तो सोलर एनर्जी क्या है, दोबारा दोबारा रिन्यू होती रहती है, ठीक है। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हम पेड़ काट दिए मान लीजिए, दोबारा पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, दूसरे पेड़ वहां पर ग्रो कर सकते हैं। तो ये थे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो थोड़े टाइम बाद के बाद रिन्यू हो जाए। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू ना हो पाए जल्दी से, जैसे कि मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स ये भी तो कभी बने होंगे, फिर मतलब रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन काफी बिलियन टाइम लग जाएगा, तो उसको हम उस कैटेगरी में नहीं डालते इसके कारण, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बार बार रिन्यू ना हो पाए, ठीक है। जैसे आपको पिक्चर में दे रखा है ये एनवायरनमेंट का पिक्चर है, जैसे इसमें फॉरेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, सनलाइट दे रखी है, तो ये सारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और जैसे कि मिनरल्स हम निकालते हैं, ठीक है, ये मिनरल्स जो हम निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो बिल्कुल ही रिसाइकल ना हो पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज जो प्राइवेटली आउंड हो, मतलब कि एक बंदा है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने कोई भी एक प्लॉट खरीद रखा है, तो वो प्लॉट जो है वो मेरे लिए इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है, उस पर किसी और का हक नहीं है, तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि एग्जांपल दे रखा आपको, हाउसेज या फिर प्लॉट है, एक आदमी द्वारा आउंड किए जाए, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक। तो डेफिनेशन ये आपको दे रखी है। कम्युनिटी आउंड रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो एक कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा आउंड किए जाएं,
जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपका घर जो हो गया वो हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स, उसके आपके फादर का है, ठीक है, या फिर आपके दादाजी का फिलहाल, तो कुछ टाइम बाद आपका हो जाएगा। तो कम्युनिटी आउंड में क्या हो जाएगा, जो आपका घर है उसके सामने जो पार्क बना है ना, वो कम्युनिटी आउंड है, क्योंकि आपकी जो पूरी कम्युनिटी है, आपकी लोकेलिटी है, वो उसको आउंड कर सकती है, ठीक है। आपके दोस्त भी तो उसमें आके खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कम्युनिटी आउंड रिसोर्सेज है। तो आपका जो घर है वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, लेकिन जो पार्क्स हैं या फिर जो भी फॉरेस्ट हैं वो कम्युनिटी आउंड रिसोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका नेशनल रिसोर्स का। नेशनल रिसोर्स पर कौन सा रिसोर्स होता है, जो नेशनल या फिर किसी कंट्री का रिसोर्स हो, ठीक है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो है ये नेशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इस पे गवर्नमेंट जो है वो अपना दबदबा बना के रखती है। तो नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थोड़ा डाटा का काम है, इसलिए इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेशनल रिसोर्सेज आर owned बाय ए नेशन और कंट्री। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो हमने डिस्कस करे, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। जैसे कि हमारी बाउंड्री है, हमारा कंट्री है, ठीक है, हमारा कंट्री जो है उसकी बाउंड्रीज तक जो भी रिसोर्सेज है वो नेशनल रिसोर्स है, ठीक है। और ओशियन में 12 नॉटिकल माइल्स जो कि 22.2 किलोमीटर होता है ना, मान लीजिए ये यहाँ तक 22.2 किलोमीटर है, तो इस यहाँ पर रिसोर्स जो मिल रहे हैं ना ये भी नेशन के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब ये नेशन के रिसोर्सेज हो गए हमारे, नेशन के रिसोर्सेज हो गए, इसे कोई दूसरा देश इस पर आएगा और इस पे हक नहीं जमा सकता, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, भाई तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा इतना है। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। अब कई सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे कि यूएन है और काफ़ी सारी है। तो जो ये है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद कोई भी सिंगल कंट्री उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझा देता हूँ आपको यहाँ पर। मान लीजिए ये है, ठीक है, ये वर्ल्ड है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, और यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद यहाँ पर पर्टिकुलर एक रिसोर्स मिल जाता है आपको, ठीक है। तो वो रिसोर्स आप अकेले यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो कंकरेंस होगा, सारी जो इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं वहाँ पर डिस्कशन होगा, उसके बाद रिसोर्सेज को निकाला जाएगा। तो वो सिंगल इंडिविजुअल के लिए, सिंगल कंट्री के लिए वो रिसोर्स यूज नहीं किया जाएगा। उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कौन से रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो रीजन में हैं, जिसमें पोटेंशियल है, मतलब जिसमें काबिलियत है, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। जैसे कि राजस्थान, हमारे प्यारे भारत में राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी का भंडार है, लेकिन हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड। विंड एनर्जी भी तो है वहाँ पर, हवाएं भी तो बहुत तेज चलती हैं, तो विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। इनको अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, अब बात करते हैं रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनका सर्वे कर लिया गया है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। जैसे कि पेट्रोल है, कोल है, ये क्या है, इनको हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इनकी टेक्निक्स का भी पता है हमें कि कैसे कैसे यूज करना है, कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली जो हम आज के टाइम पे रिसोर्स को यूज कर रहे हैं ना, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, उन रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक। तो ये थे डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब ये देखो सोलर एनर्जी जो है,
सोलर एनर्जी राजस्थान गुजरात में देखा ही जाए तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब ये पेट्रोल पंप है, जैसे पेट्रोल पंप पर हम अपना व्हीकल ले जाते हैं, पेट्रोल या फिर डीजल भरवाते हैं, उसके बाद हम गाड़ी को यूज़ करते हैं या फिर उस रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिनको हम फाइंड आउट कर चुके हैं लेकिन अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उसे पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टॉक का। स्टॉक क्या होता है? मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है। मिनरल्स जो हैं जो मिनरल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में है, ठीक है, और ह्यूमन को की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से उसको एक्सेस नहीं कर रहा, उसे बोलते हैं हम स्टॉक, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसको पता तो चल गया कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इस एरिया में रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी को, अब जैसे कि हमें पता है सभी को कि H2O है, ठीक है, H2O है, ठीक है, H2O को तो पानी है, ठीक है, पानी में से हम हाइड्रोजन फ्यूल निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट इस पे शायद थ्योरीज हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी यूज में नहीं आई है अच्छे से, ठीक है। तो हमें पता है लेकिन हम हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, उन रिसोर्सेज को बोलते हैं हम स्टोव। जैसे कि हाइड्रोजन कैन बी यूज एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सबसे अच्छी जो सोर्स एनर्जी का वो हाइड्रोजन है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज इट। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, हाइड्रोजन के व्हीकल्स तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम कैसे यूज करें? मान लीजिए H2O से हाइड्रोजन निकाल भी ली किसी ने, तो हमारे पास हाइड्रोजन के व्हीकल्स थोड़ी हैं, ठीक है। तो इसलिए जो रिसोर्सेज हमें पता है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। अब रिजर्व्स की बात करते हैं। रिजर्व्स कौन से होते हैं? सभी को पता है, ठीक है, रिसोर्सेज हमें फाइंड आउट भी कर लिया हमने, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन भी तो है ना, उसके लिए जो रिसोर्स बचाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, ठीक है, सब स्टॉक भी तो यही होगा एक टाइप से, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, नो हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। अब जैसे कि फॉरेस्ट, हम एकदम से सारे फॉरेस्ट को काट देंगे, काम थोड़ी चलेगा। हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। जिन रिसोर्सेज को हम यूज नहीं कर रहे, हमारी फ्यूचर जनरेशन को के लिए बचाए हुए हैं, उन रिजर्व्स को, उनको हम रिजर्व्स बोलते हैं, ठीक है। अब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब जो ये टॉपिक है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है क्लास 10th में मोस्ट ऑफ टाइम, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन आता है? रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इनडिस्क्रिमिनेटली एंड हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अब जो इंसान है, जैसे कि वो इन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करता है, ठीक है, तो अब उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, वो रिसोर्सेज को के एक्स्ट्रा यूजेस करने के नुकसान क्या क्या हैं? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। अब कुछ आदमी क्या करते हैं कि रिसोर्स मिल गया, उसको धड़ल्ले से यूज करते हैं, निकालो 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 निकालो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? वो रिसोर्स खत्म हो जाएगा भाई। अब वो खत्म हो गया तो फ्यूचर जनरेशन का कौन देखेगा? तो वो अपनी भूख के लिए उस रिसोर्स को इतना एक्स्ट्रा यूज करते हैं जिससे रिसोर्स डिप्लीट, मतलब कि खत्म हो जाता है। एक ये प्रॉब्लम। अगला क्या है? accumulation of resources in a few hands which in turn divided the society into segments rich and poor। अब हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो उनको बांट दिया जाता है, ठीक है, जो बड़े आदमी हैं, जो हमारी 3% पॉपुलेशन है, मोस्टली रिसोर्सेज उनको दे दिए जाते हैं कि भाई तुम यूज करो, ठीक है। जो अमीर आदमी है वो खरीद लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से बातचीत करके। तो उससे क्या होता है, जो आदमी है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गए, रिच एंड पुअर।
जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है। क्यों हो रहा है? रिसोर्सेज डिवाइडेड। अब इनके पास मोस्टली कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तेल निकाल रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स निकाल रहे हैं अर्थ से। तो अब इनके पास आ गए तो ये अमीर हैं और अमीर होते गए, इन्वेस्टमेंट करते गए, रिसोर्सेज का यूज करते गए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इट हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या होता है मान लीजिए मेरे पास रिसोर्सेज, मेरे को गवर्नमेंट से मैंने बात करी, मैं थोड़ा अमीर था, मैंने कोल पेट्रोलियम निकालना स्टार्ट कर दिया। अब कोल पेट्रोलियम या फिर कोई भी मिनरल निकालते वक्त गैसेस निकलती हैं, पोल्यूशन होता है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज है वहाँ से पोल्यूशन निकलता है। तो इससे क्या है, जो हमारी इकोलॉजी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे क्या है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि ओजोन लेयर है वो, उसमें डिप्लीशन होता है, ठीक है, ओजोन लेयर खराब होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है, क्लाइमेट में चेंज आता है, लैंड डिग्रेडेशन होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, अब वो बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इन सभी को बचाने के लिए हमें एक प्रोग्राम लॉन्च करना होता है, हमें एक चीज पर फोकस करना होता है, वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिससे क्या है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एक तो ऐसे रिसोर्स निकाले जाएं जिससे हमारी एनवायरनमेंट को कम से कम मतलब खतरा हो, ठीक है, या फिर डैमेज पहुंचे। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे बोलते हैं हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पेपर में आ सकता है आपसे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम करने लगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी, फ्यूचर जनरेशन को देखेंगे, उसको उसके लिए बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? रिसोर्स प्लानिंग करके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिसोर्स प्लानिंग का। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब जो रिसोर्स प्लानिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो आपके सामने स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। कोई भी रिसोर्स है वो कहाँ पर है, कैसा है, उसका मतलब अच्छे से जायजा लेंगे, ठीक है। कि आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिसोर्स यहाँ पर है, पर्टिकुलर इसको कैसे यूज करना है। उसके बाद इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब उसका हम प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लीजिए मेरे को पता लगा कि गुजरात में पर्टिकुलर ये वाला रिसोर्स है, ठीक है, पता लग गया, आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट स्टेप कर लिया। उसके बाद हम एक प्लान बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, कि इसको कैसे यूज करना है, कौन सी टेक्निक्स का यूज करें ताकि कम भी निकले, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो ये सब होगा एक प्लांट स्ट्रक्चर के थ्रू। हमने प्लांट स्ट्रक्चर बना लिया। अब थर्ड क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर को हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसको, उससे हम उस स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे कि मान लीजिए जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसमें कुछ पॉलिसीज अलग हों, या फिर हमारे हमने जो स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया है उसमें पॉलिसीज अलग होगी, तो वो है इम्बैलेंस हो जाएगा। लेकिन तो हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ कम मर्ज होके उसकी सारी पॉलिसीज को फॉलो करते हुए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाएंगे, और इससे हम रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये थे स्टेप्स रिसोर्स प्लानिंग के। अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारी धरती माँ है ना, वो भी एक रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है? लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। हम खाना कहाँ पर बनाते हैं भाई, क्रॉप्स कहाँ पर ग्रो करते हैं? लैंड पे, धरती में। वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारा कहाँ होता है? धरती पे तो होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैंड। आया भी है पिछले एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट्स लिख सकते हो।
इंडिया हैज लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स। अब इंडिया में प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, आपने देखे होंगे, फर्टाइल लैंड है जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपसे, डायग्राम बनाओ, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके सामने डायग्राम हमने बना के दे रखा है। तो जो हमारे 43% जो है वो प्लेन्स हैं, 30% हमारे पास माउंटेन्स हैं, और 27% जो है हमारे पास प्लेट्यूज है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था लैंड रिसोर्सेज का। अब हमने लैंड के यूजेस तो देख लिए कि कहाँ कहाँ पर यूज होती है। अब लैंड जो है वो डिग्रेड भी तो होती है, हम जो ह्यूमंस हैं वो इसको खराब भी तो कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, जिससे क्या है हमारी धरती जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, इतना सारा जो है आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ना है भाई। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन, पेड़ काट देते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक प्रॉब्लम आती है लैंड डिग्रेडेशन की। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, उसको हम कैसे बचाएं ये डिस्कस करना है। सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप पेड़ लगा दो। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स बना दो। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बशीज, जो हमारी सैंड ड्यून्स चलते हैं ना, उसमें हम थोर्नी बशीज को लगा सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, वेस्ट लैंड जैसे कि जो हम कल्टीवेशन में यूज़ नहीं कर रहे ना, उनको अच्छे से यूज़ करो। कैसे यूज़ करो, जैसे कि एक अनकल्टिवेटेड लैंड है, वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लिया। ठीक है, उसको कल्टिवेटेड बना लिया। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा माइनिंग, जब मैंने एक शॉर्ट भी वीडियो भी बनाई थी एक्स्ट्रा माइनिंग पे, तो जो हमारी जकार्ता है वो पानी में डूब जाएगा कुछ टाइम बाद, तो ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी उसमें। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होगा। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका वेस्ट जो है हमारी लैंड पर जब डलता है, जैसे हैवी केमिकल्स डलते हैं ना, तो वो उस धरती को ख़राब कर देते हैं भाई, उस ज़मीन को ख़राब कर देते हैं, तो उसको रोकना होगा। तो इस इन सारे वेज से हम जो है हमारी लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन है, और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सोयल एज ए रिसोर्स, जो हमारी मिट्टी है वो भी तो एक रिसोर्स है। ठीक है, सोयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सोयल जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, कुछ टाइम बाद जो है वो सोयल को हम रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। काफ़ी सारे जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हैबिटेशन प्रोवाइड करती है सॉइल। कैसे करती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है, कैसे कैसे सपोर्ट करती है बताना भाई। ठीक है, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। आ गया क्वेश्चन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे है, सॉइल इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स हाउ। तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगाती है सॉइल कुछ सेंटीमीटर बनने में, तो यार उसको खराब मत करो। इतने मिलियन बाद हमें इतनी सी सॉइल मिलती है, चादर इतनी सी, क्यों वेस्ट करते हो भाई। Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier, activities of decomposer etc. contribute to the formation of soil. Soil कैसे बनती है बताओ, चट्टाने रगड़े खाती हैं। ठीक है, और क्या है, टेम्परेचर, रनिंग वाटर उसके ऊपर चलता है। ठीक है, तो जब जाके हमारी सॉइल बनती है। पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सारे हैं, बेड रॉक, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो है हमारी फैक्टर्स हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Chemical and organic changes which take place in the soil play an important role. Soil also consists of organic and inorganic materials. तो हमारी सोइल जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट साइड
सॉइल्स डिस्कस करेंगे, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। अब आपको वो ये स्क्रीनशॉट ले लेना इनका तो भाई, चाहे बेशक से। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल क्या होती है? द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, यहाँ पर सारी जो सॉइल है मोस्टली वो एलुवियल सॉइल है। आगे हम मैप डिस्कस करेंगे ना, वहां पर दिखाऊंगा आपको, और मैप के क्वेश्चन आएंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। द एलुवियल सॉइल इज डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिवर है भारत में, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब ये जो है ना, ये रिवर हमें प्लेन्स बनाने में मदद करती हैं। ये चलती हैं साथ में, कंकर पत्थर लेके चलती हैं, ठीक है, मिट्टी को लेके चलती हैं। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, यहाँ पर इसको बिछा देती हैं, प्लेन्स बना देती हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, पर्टिकुलर इन द डेल्टास। अब डेल्टा देखो, रिवर चल रही है भाई, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके चल रही है। अब जहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है ना, जहाँ पर डेल्टा फॉर्म कर रही है, तो वहां पर वो उन सेडिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वहां पर भी प्लेन बन जाते हैं। द एलुवियल सोइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, जो हमारी एलुवियल सोइल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन के सैंड, सिल्ट और क्ले मिलती है। बेस्ड ऑन एज एलुवियल सोइल कैन बी क्लासिफाइड एज। अब एज के अकॉर्डिंग हमारी जो एलुवियल सोइल है उसको क्लासिफाई करते हैं। तो ओल्ड एलुवियल सोइल, ओल्ड एलुवियल सोइल का दूसरा नाम है बांगर, ठीक है, और न्यू एलुवियल सोइल होती है जो नई होती है, उसका बोलते हैं हम खादर। तो बांगर की क्या है? द बांगर सोइल हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। ठीक है, कंकर की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होती है। न्यू एलुवियल सोइल में क्या है? इट इज हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का वही पेपर में, कि जो हमारी न्यू एलुवियल सोइल है ना, वो ज्यादा फर्टाइल है या फिर ओल्ड एलुवियल सोइल है? तो आपके सामने मैंने बताया कि जो न्यू एलुवियल सोइल है वो ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं। Alluvial soil are very fertile. These soil contain an adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, other krill and pulse crops. Alluvial soil के अंदर ये सारी जो है क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। तो जितना एलुवियल सोइल का पढ़ा है ना हमने भाई, आराम से अच्छे से कर लेना, हर एक पॉइंट कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये मत कहना कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट तो आपने करवाया नहीं। दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में नहीं, कुछ टाइम बाद, तो वो भी कर लेना। ब्लैक सोइल, दिस सोइल इज ब्लैक इन कलर एंड इज ऑल्सो नोन एज रेगर सोइल। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ ब्लैक सोइल? पूछा जा सकता है, रेगर सोइल। Climatic conditions along with the parent rock material are important factors for the formation of black soil. अब ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, देखो हर एक लाइन से, हर एक वर्ड से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वो अब ये मत बोलना कि ये वाला तो हमने करवा ही नहीं रखा था, या फिर हमारे टीचर ने तो ये करवा ही नहीं रखा था। जो बोर्ड एग्जाम बना रहा है ना, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, कोई सी भी लाइन को उठा के 5 का बना दिया, 1 का बना दिया, तोड़ फोड़ कर कितने का भी बना सकता है। तो एक क्वेश्चन का यहाँ पर बन रहा कि ब्लैक सोइल का दूसरा नाम, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल के फैक्टर्स क्या क्या है। नेक्स्ट है द सोइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल। तीसरा नाम आ गया भाई आपके सामने, कि जो ब्लैक सोइल है उसका तीसरा नाम बताओ कौन सा है? ब्लैक कॉटन सोइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉटन अच्छे से ग्रो होती है, ठीक है, वहां पर शुगर केन पैडी हो रही थी, यहाँ पर हमारी कॉटन होती है। This type of soil is typically of the Deccan Trap region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। ठीक है, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, वहाँ पर ये सोइल मोस्टली मिलती है, जैसे कि महाराष्ट्र में भी मिलती है ये, ठीक है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। द सोइल कवर्स द प्लेट्यूज, जैसे कि महाराष्ट्र मैंने बताया आपको, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। देखो भाई, फिलहाल तो क्या है, जो लोकेशन है ना, लोकेशन तो हम मैप में डिस्कस कर लेंगे। मैप में क्वेश्चन आता है आपका कि एलुवियल सोइल बना के दिखाओ,
कहाँ कहाँ है, ठीक है, महाराष्ट्र में बता बढ़ाओ ब्लैक सोइल कहाँ पर है। तो आपको लोकेशन की चिंता अभी मत उठाओ, जो टॉपिक्स हैं वो कर लो, ठीक है। जो ये पर्टिकुलर लोकेशन है ये हम मैप में डिस्कस कर लेंगे। द ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, मतलब कि क्लेई मटेरियल्स उसके अंदर होते हैं, एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। अब क्लेई पार्टिकल्स आ गए ना जिस भी सॉइल में, अब उसकी मॉइस्चराइजिंग पावर ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हमारी ब्लैक सॉइल है उसके अंदर पानी आ रहा है, पानी अंदर आ रहा है तो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिएंट्स रिच एंड कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम एंड लाइम। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ब्लैक सॉइल है उसके अंदर कौन से मिनरल्स हैं, कौन से न्यूट्रिशंस हैं, कौन से, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश है, लाइम है, ठीक है, ये आप बता सकते हो। द सोइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, ठीक है। इसमें काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पहले मानसून में, क्योंकि ये स्टिकी हो जाती है, नॉर्मल सी बात है ये तो। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सोइल, लाल सोइल, खून की बनी हुई ऐसा कुछ नहीं होता रेड सोइल के अंदर, ये ब्लड वगैरह कुछ नहीं होता है ऐसा। उस क्यों होती है, उसका आयरन ऑक्साइड होते हैं उसके अंदर, ये रीजन है कि जो सोइल होती है वो रेड होती है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक से बनी होती है, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए आयरन कंटेंट होता है। दिस टाइप ऑफ सोइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. These soil develop a reddish color due to diffusion of iron, ठीक है, in crystalline and metamorphic rocks, igneous rocks होती है इसके अंदर, metamorphic rocks होती हैं। It looks yellow when it occurs in a hydrated form। अब जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाती है ना तो ये येलो बन जाती है। रिएक्शन तो होंगे भाई, इतने सारे मिनरल्स हैं इसके अंदर, तो रिएक्शन तो होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो कलर चेंज कर लिया। फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स। तो ये लोकेशन थी रेड एंड येलो सोइल की, मुझे ये सब था रेड एंड येलो सोइल के बारे में। अब है एरिड सोइल। एरिड सोइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, लाल से ब्राउन कलर के बीच में जो है वो होती है, उसे बोलते हैं हम एरिड सोइल। दिस सोइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड saline in nature. In some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. कुछ एरियाज हैं जहां पर एरिड सोइल मिलती है तो उसके अंदर साल्ट होता है, ठीक है, साल्ट होता है, तो वहां पर साल्ट प्रोसेसेस भी होते हैं, साल्ट भी निकालने का काम यहाँ से किया जाता है। एरिड सोइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसके अंदर मॉइस्चर की कमी होती है। द लोअर होरिजन्स ऑफ द सोइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, एक और क्वेश्चन बन गया भाई, ये पॉइंट अच्छे से पढ़ो बैठकर, ठीक है, समझ जाओगे। क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा हमारी एरिड सोइल है ना उसके अंदर कंकर क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द दिस, आपके सामने लिख रखा है, मैं ये नहीं बताऊंगा, आप पढ़ो बैठ के। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल या फिर हिली एरियाज में मिलती है, माउंटेनियस एरियाज में, माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं, माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं इसको। दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। द सॉइल टेक्सचर इज लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। इतनी इंग्लिश तो समझ में आ रही होगी ना भाई, या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना कि प्रॉपर प्योर इंग्लिश में मत पढ़ाओ, ऐसे तो मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दीज सॉइल एक्सपीरियंस denudation and are acidic with low humus content। अब ह्यूमस कंटेंट कम हो जाता है, क्यों हो जाता है, देखो मान लीजिए सोइल है, ठीक है, अब इस सोइल के ऊपर हमारी आइस आ गई तो ह्यूमस कंटेंट कैसे होगा, ठीक है। द सोइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस। तो ये सब था फॉरेस्ट सोइल्स के बारे में। कहीं कहीं पे हमने पॉइंट्स इस चीज के नहीं बना रखे कि फॉरेस्ट सोइल की क्रॉप कौन सी होती है, जैसे ब्लैक सोइल की क्रॉप कौन सी थी, कॉटन,
एलुवियल सोइल की कौन सी थी? पैडी, शुगर केन। तो हर एक सोइल की आप क्रॉप्स भी याद कर लेना भाई, ठीक है। आ गया मैप का क्वेश्चन, मैप मैप कर रहे थे। तो मैप का क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये रहा, ठीक है। ये ग्रीन में कौन सी है? फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोइल, जो हमारे सिक्किम में भी है, हमारे कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश में भी है। ये आ गई भाई आपकी एलुवियल सोइल। क्यों है यहाँ पर? कौन सी रिवर बताई थी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ये आ गया हमारी यहाँ से ब्रह्मपुत्र इस एरिया में, यहाँ पर हमारी इंडस है, और ये हमारी गंगा। तो इसके कारण ये सारे प्लेन्स बने हुए हैं, तो ये एलुवियल सोइल है। डेजर्ट सोइल रहेगी भाई आपकी। डेजर्ट सोइल कौन सी सोइल है? ये वाली, ठीक है। ये हमारी ब्लैक सोइल महाराष्ट्र का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया। ये रेड एंड येलो वाली ये होगी जिसमें मिनरल्स मिलते हैं। यहाँ से देखना अभी जैसे जैसे मैप को समझोगे ना कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एरिया है, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए यहाँ की जो सोइल है वो रेड सोइल है, ठीक। तो ये था मैप का क्वेश्चन। मैप का क्वेश्चन 100% आ सकते हैं यहाँ से, अच्छे से कर लो, इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाकी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की। सॉइल को तो यूज कर रहे हैं, इतने सारे टाइप भी डिस्क्राइब कर लिए, सारे को एक एक कर भी लिए। अब इनको हम डिस्कस करते हैं कि सॉइल इरोजन होती क्या है। मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया से सॉइल रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर सॉइल बचती नहीं, तो अनकल्टिवेटेड लैंड बच जाती है, वहां पर खेती नहीं कर पाते। तो सॉइल इरोजन कितने टाइप की होती है? कई टाइप की होती है, जैसे गुली इरोजन होती है, शीट इरोजन है, विंड इरोजन है। गुली इरोजन में क्या होता है कि जो है ना डीप चैनल्स बना देते हैं। जब पानी चल रहा है ना, तो आपने देखा होगा कि ऐसे 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 बीच में जो है ना दरार आ जाती है पानी की, जो कि कल्टीवेशन के लिए, जो क्रॉप्स प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है, गलत होता है, तो वो बैड लैंड बन जाती है। अब शीट इरोजन में क्या होता है? जब पानी एक अर्थ की, हमारी जो लैंड है ना, उसकी एक पर्टिकुलर सोइल की शीट को साफ कर जाए, तो उसे हम शीट इरोजन बोलते हैं। और दूसरा जो विंड इरोजन है वो क्या होता है? जब हवा चलती है ना, तो हवा जिस उस लैंड को उड़ा ली जाती है ना, सोइल को उड़ा ली जाती है, उस इरोजन को बोलते हैं हम विंड इरोजन। तो इसे हम कंजर्व कैसे करें? काउंटर प्लफिंग, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, यहाँ पर आप क्रॉप्स ग्रो करी, तो आपने आपके खेत के अराउंड पेड़ लगा दिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? दूसरा काम क्या कर सकते हो? यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर लो, शेल्टर बेल्ट्स बना लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ उगा दिए, फिर यहाँ पर दूसरी क्रॉप ग्रो कर दी, यहाँ पर फिर आपने शेल्टर बेल्ट बना दी। शेल्टर बेल्ट जैसी टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था सोइल इरोजन, और इसको हम ऐसे कंजर्व कर सकते हो ऐसे। ये मत सोचना कि सिर्फ यही पॉइंट है, सोइल कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है। सोइल कंजर्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आप पढ़ लेना और भी। तो अब डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लफिंग, काउंटर प्लफिंग, ठीक है। काउंटर प्लफिंग क्या होती है? प्लफिंग अलोंग द काउंटर लाइंस डेक्लरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। जैसे कि हमारी माउंटेन्स पे, ठीक है, माउंटेन्स पे क्या करते हैं हम खेती करते हैं, तो पानी एकदम से चला जाएगा, एकदम से चला गया तो सारी जो सोइल है उसको ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम काउंटर प्लफिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बॉक्सेस आपने देखे होंगे। काउंटर प्लफिंग आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, फोटोज आ जाएंगे आपको। टेरेस कल्टीवेशन, जैसे कि आपने देखा होगा जो पेड़ हिमालयाज हैं, जो फिर माउंटेन्स है, उस पर टेरेस बना रखे, जैसे ऐसे ऐसे टेरेस बना रखे, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, ऐसे टेरेस बना रखे हैं कि यहाँ पर कल्टीवेशन और ये यहाँ पर कल्टीवेशन है। ये जो सारे टॉपिक्स है ना, इनकी है ना फोटोज देखना, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, और फोटोज देखना गूगल पे। गूगल पे जब आप इसके फोटोज देखोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है, स्ट्रिप्स बना लेना, ठीक है, ऐसे है। शेल्टर बेल्ट्स बना लेना, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे शेल्टर बेल्ट्स हैं, आप बीच में क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, लेकिन साइड में आपने पेड़ लगा दिए, पेड़ लगा दिए तो क्या होगा? जो मैंने विंड इरोजन डिस्कस करा है ना, हवा चल रही है, अब हवा आई लेकिन यहाँ पर पेड़ अड़ गए भाई, इतना अच्छे से जो सोइल इरोजन है ना, जो हमारी विंड इरोजन है, वो अच्छे से नहीं हो पाता।
तो ऐसे शेल्टर बेड्स बना ली, स्ट्रिप क्रोपिंग बना ली, प्लफिंग बना ली। तो आपके सामने डेफिनेशन तो मैंने दे रखी है, बाकी आप फोटोज और देख लेना, यहाँ पर जगह नहीं थी मेरे पास, तो फोटोज देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो और जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। और जो अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप वारुण क्लासेस के इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हुई तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।